हाँ भाई, तो स्टार्ट करें आज नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? तो हम कहते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव है कि पार्टिकल है कि क्या है, ये बड़ा बहस का विषय है। हम कह सकते हैं कि इट इज नीदर वेव नॉर पार्टिकल। ना तो ये वेव है ना ही, पर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हो ना आप, उसमें क्या कहते हैं हम कि समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव व्हेन इट ट्रेवल्स and when it interacts with a body or a surface, then it behaves like a particle or photons, in the form of photons. But we can say that it is neither wave or nor particle. कैसे कह सकते हैं हम? It is disturbance, some disturbance created by a charged particle. चार्ज पार्टिकल कुछ अपनी जगह से हिलता है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है, पहले भी अपनी बात हुई है, ये Q2 चार्ज है और ये एक लाइट ईयर डिस्टेंस पे हैं, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों चार्ज Q1 और Q2। तो इनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स जो होगा वो KQ1 Q2 बाई 1 लाइट ईयर का स्क्वायर का होगा, इतना ही होगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो दूरी है R है, तो KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा। तो हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि हमने यदि F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूले को हम देखें कि इसने कुछ क्रिएट किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ जा रहा होगा E, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा Q2E। तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो कितना है? KQ1 बाई आर स्क्वायर, KQ1 बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहाँ क्रिएट किया, उसकी वजह से इस पे कुछ फोर्स लगा। तो इसने ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज, वो यहाँ जा रही है, इसके साथ इंटरेक्शन कर रही है जाकर के। उसी चीज का नाम क्या है? उसी डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? लाइट है। वही चीज लाइट है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। अब वो क्या है? ये पार्टिकल यहां से हिलेगा तो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इनविजिबल है वो। अब ये तो सब थ्योरीज हैं कि वेव है, पार्टिकल है, ये तो रियल में किसी को कुछ नहीं पता कि ये क्या है, क्या होता है। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस है तो यहां जाता है, जो यहां डिस्टर्ब करने पे इस पे कुछ महसूस होगा, इस पे फोर्स कम ज्यादा होगा। ठीक है, मान लिया कि मैंने इसको यहां से यहां खिसका दिया, Q1 को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, x डिस्टेंस, थोड़ी सी डिस्टेंस पे खिसका दिया, तो अब यहां खिसकाने से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। लेकिन कितना बदल जाएगा? तो यहां जो खिसकाया है, ये सूचना यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी टाइम लग जाएगा? 1 साल लग जाएगा। अरे 1 लाइट ईयर, एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होती है लाइट के द्वारा, वही तो होती है 1 लाइट ईयर। तो 1 साल लग जाए। 1 साल तक इस पार्टिकल को तो नहीं पता चलेगा कि यहां कुछ चेंज हो गया है। यहां का जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो चेंज हुआ, वो 1 साल बाद यहां पहुंचेगा, तब यहां फोर्स लगेगा। तब तक कितना फोर्स लगता रहेगा? यहां यही लगता रहेगा KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही मौजूद है। कितनी? यहां थी KQ बाई आर स्क्वायर, यहां है KQ बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अरे वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो जो आपने खिसका के ले गए, तो इस पे तो चेंज हो गया तभी, और इसका चेंज यहां ट्रेवल करेगा, 1 साल बाद पहुंचेगा। तो 1 साल तक कूलम्ब्स लॉ का वायलेशन होता रहेगा। अरे होता रहेगा नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ का वायलेशन होता रहेगा। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ना, कूलम्ब्स लॉ हम कहते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ का फॉलो होता रहेगा, एक्शन रिएक्शन बराबर नहीं रहेंगे। इस पे कुछ और फोर्स रहेगा KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस पे फोर्स रहेगा KQ1 Q2 बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे तो तुरंत चेंज आ गया, उस पे 1 साल बाद पता पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस यहां से क्रिएट होता है, इसी का नाम क्या है? लाइट है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, लाइट को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कहते हैं कि आइंस्टीन ही समझ पाया है लाइट को, कि लाइट क्या है। और वैसे तो हम बढ़ा चढ़ा करके बात कहें तो लाइट ऐसी चीज है जिससे अध्यात्म में भी लोग जाएं या दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो लाइट के थ्रू ही सब कुछ हासिल की जाएगी भविष्य में भी। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसको अभी जानना बहुत बाकी पड़ा है। ठीक है, लाइट के बारे में आइंस्टीन कहता है कि लाइट में क्या है, आप चल रहे हो। अब अजीब अजीब सी बातें कहता है आइंस्टीन कि आप यहां चल रहे हो, 2 की स्पीड से चल रहे हो, और ये आपका दोस्त चल रहा है, ये 5 की स्पीड से चल रहा है। तो आपको क्या फीलिंग आने वाली है कि आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में कितने से चल रहा है? 3 से आगे जा रहा है। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि आप चल रहे हो, किसी भी स्पीड से चल रहे हो,
फोटोन हमेशा किस स्पीड से चलना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है, स्पीड ऑफ लाइट से चलना है। आइंस्टीन ये कहता है, आप पढ़ोगे तो आइंस्टीन को। आप चल रहे हो 0.5 सी की स्पीड से, तो आपको फोटोन कितने से चलता हुआ दिखना चाहिए? 0.5 सी की स्पीड से चलता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि सी से ही चलता हुआ दिखेगा। आप चल रहे हो 0.999999 200 साल तक बोलते रहो, उतना सी से, मतलब ऑलमोस्ट सी से ही चल रहे हो, तब भी आपको आपके सामने वाला फोटोन कितने से चलता दिखेगा? सी से ही चलता दिखेगा। अब अजीब सा पागलपना है ना। तो कहते हैं आइंस्टीन ही समझ पाया। अब आइंस्टीन भी समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये भी कौन समझे, क्योंकि उसके अलावा कोई समझ नहीं पाया। तो कोई नहीं समझ पाया तो आइंस्टीन समझा कि नहीं समझा, कैसे समझे? ये भी एक अनोखी बात है, ठीक है। तो इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है, हम बेसिक फंडामेंटल से बात करेंगे तो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो उसके अंदर लिखिए आप पहले, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। It is different in different medium. It is different in different medium. अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक टर्म डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। वी डिफाइन ए टर्म, we define a term called refractive index. We define a term called refractive index to determine the speed of light in any medium. To determine the speed of light in any medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन कर दिया, इसको क्या डेफिनेशन होगी लिखिए। ये कैसी क्वांटिटी होगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ले भी लिख दो, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। It is defined as mu equals to c by v। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिफाइन किया जाता है? म्यू इक्वल्स टू c by v। c इज व्हाट? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, speed of light in vacuum, and v is what? Speed of light in that medium। जिस मीडियम की हम बातें कर रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो है। मान लो कि आपको किसी ने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका मतलब क्या है? 1.5 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स v कितनी हो जाएगी ग्लास में लाइट की स्पीड? c डिवाइडेड बाई 1.5 मीन्स दिस डिवाइडेड बाई 1.5, तो 2 टाइम्स ऑफ 10⁸, अरे 2 इंटू 10⁸ हो गई। तो हमने कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब क्या है कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बार बार ये बड़े बड़े नंबर नहीं बोलने पड़े, 2 इंटू 10⁸ है, 1.55 इंटू 10⁶ है, फलाना है, डिमका है, ये नहीं बोलना पड़े। इसके लिए एक टर्म डिफाइन की गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जस्ट से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो हम समझ गए कि भैया इतनी स्पीड हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर दिया गया है चीजों को, ठीक है। ये है द वैल्यू ऑफ म्यू इज 1
द वैल्यू ऑफ म्यू इज 1 फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। दिख रहा होगा आपको, वैक्यूम के लिए वी की जगह क्या रख देंगे हम, सी रख देंगे तो 1 आ जाएगी। एंड फॉर अदर मीडियम इट इज ग्रेटर देन 1। अब हम दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये वाटर है, अब वाटर के अंदर कोई लाइट रे आएगी, वो क्या करेगी भैया, वैक्यूम से आ रही है तो वाटर उसके लिए कैसा है, उसके अलग बिहेवियर दिखाएगा। और इसी वाटर में ग्लास से आ रही है लाइट रे तो ग्लास से इसके अंदर एंटर कर रही है तो बिहेवियर अलग होगा। इसमें से इसमें आएगी तो स्पीड डाउन हो जाएगी, और ग्लास से वाटर में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड लाइट रेज की। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम दो टर्म डिफाइन करते हैं, डेंसर और रेयरर। लेकिन ये उस डेंसिटी और उस डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, ये ऑप्टिकली डेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या है कि हनी इज मोर डेंस देन ग्लास ऑप्टिकली। अरे शहद में लाइट रे धीमी जाएगी, ज्यादा डेंस है किसकी बजाय, ग्लास की बजाय, जबकि ग्लास क्या है, रियल में तो डेंसिटी क्या, मास डेंसिटी तो किसकी ज्यादा है, ग्लास की ज्यादा, सॉलिड है भाई। और शहद जो हनी है वो क्या है, लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी कम है। तो मास डेंसिटी एक अलग चीज होती है। यहां हम जो डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसर और रेयर की बात करते हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकली कौन डेंस है कौन रेयर है। लिखिए, वी यूज कंपेरेटिव टर्म, we use comparative term denser and rarer for light, denser and rarer for light. It has nothing to do with density. इसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। कंपेरेटिव टर्म यूज करते हैं लाइट के लिए हम बस। इफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 is more than medium 2, speed of light in medium 1 is more than medium 2, वन में ज्यादा है दूसरे में कम है, तो हम क्या कहेंगे, इस बात का मतलब क्या है कि M1 इज रेयर देन M2। अरे तभी तो फर्स्ट में ज्यादा है, रेयर बोलते हैं उसको, जिसमें स्पीड ज्यादा होती है उसको रेयर बोलते हैं, बस इतनी बात है। या इसी बात को यूं लिख दो आप, M2 इज डेंसर देन M1। या क्या बोल सकते हैं, V1 इज ग्रेटर देन V2। और पहले में स्पीड ज्यादा है। या क्या बोल सकते हैं इसी बात को हम, म्यू पहले में ज्यादा है, जिसमें स्पीड ज्यादा है उसका म्यू क्या होगा, कम, C/V है ना फॉर्मूला। तो म्यू1 इज लेस देन म्यू2। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का कम है तभी तो वो रेयर है, जिसका तो हमें क्या समझ में आएगी, रिफ्रैक्टिव, अरे म्यू प्रोपोर्शनल टू V है ना, C तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो जिसमें स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब जो रेयर है वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा, जो मीडियम रेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बात, ये चारों बातों का एक ही मतलब है, कैसे भी लिख दे चाहिए अपन बात, इन बातों को। M2 इज डेंसर देन ये, और ये
आपसे कोई कहे कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एक का 1.3 है, कौन सा ज़्यादा रेयर है? 1.3 वाला ज़्यादा रेयर है, सीधी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम बता देंगे। ये लिखिए, वी रिप्रेजेंट प्रोपगेशन ऑफ लाइट we represent propagation of light by a ray अरे हमें बतानी है कि ये कोई मिरर है, इस मिरर पे लाइट रे आई ऐसे, तो इस किससे दिखाते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट को? एक रे बना करके दिखाते हैं। लेकिन रियल में क्या कोई एक रे होती है? कितनी होती हैं? इन्फानाइट लाइट रेज आ रही होती है, इन्फानाइट। और इन्फानाइट लाइट रेज को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम। तो ये पेंसिल बीम की फॉर्म में दिखाते हैं हम पतली लाइट रे को, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं उसको। लिखिए, वन रे इज मीनिंगलेस, वन रे इज मीनिंगलेस दैट्स वाई propagation of light is that's why propagation of light is shown by beam। प्रोपगेशन ऑफ लाइट किससे शो किया जाता है? बीम से। विच कंसिस्ट ऑफ इन्फानाइट रेज, विच कंसिस्ट ऑफ इन्फानाइट रेज। There are three kind of beams. Number one, there are three kinds of beams. Number one कौन सी होगी रे? पैरेलल बीम, मीन्स लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, क्योंकि पैरेलल बीम्स। नंबर टू कौन सी होगी? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग कौन सी हो गई? ये वाली, फैल रही हैं आगे जाकर के, तो ये डाइवर्जिंग है। इसका मतलब ये किसी ओरिजिन से स्टार्ट हुई होंगी, किसी पॉइंट से पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे मिलेंगी, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। थर्ड टाइप कौन सी होगी? कन्वर्जिंग बीम्स। किसी जगह पे जाके इकट्ठा हो रही होंगी, ऐसे लगेगा आपको, कन्वर्ज हो रही होंगी, कन्वर्जिंग बीम्स। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बीम्स, कन्वर्जिंग बीम्स, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। Human eye can see, human eye can sense, लिख दो, human eye can sense only diverging light rays कैसी बीम्स को देख सकती है ह्यूमन आई? हमें सिर्फ डाइवर्जिंग। आपको कोई पॉइंट क्यों दिखाई देता है? ये डॉट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पॉइंट से डाइवर्जिंग बीम्स आ रही हैं सब तरफ निकलती हुई, इसलिए हमें ये डॉट दिखाई दे रहा है। यदि कन्वर्जिंग बीम्स यहाँ आ रही है तो हम कुछ नहीं देख पाते। पैरेलल लाइट रे भी कहीं से यदि आ रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ह्यूमन आई क्या देख सकती है? सिर्फ डाइवर्जिंग बीम्स को सेंस कर पाती हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये कोई मिरर बनाया आपने,
तो आप कहोगे सर यहाँ से लाइट रे ऐसे आई, इधर गिर गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही लाइट रे आई है, कितनी लाइट रे आई हैं? करोड़ों आई हैं, ऐसे ऐसे करके करोड़ों लाइट रेज आ रही हैं यहाँ से, पता नहीं कितनी आ रही हैं, और वो सब किधर जा रही हैं? इधर गिर रही हैं जा करके, करोड़ों की संख्या में है, एक आध नहीं है, ठीक है ना। रियलिटी ये है, हम तो एरो से दिखा देते हैं। तो अब आपको जब ये बात पता है कि बीम जैसी कोई चीज़ होती है, तो ये बताइए ये कोई लेंस लिया और इससे कहीं इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ से आने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही थी, इस पी पॉइंट पे बन रही थी। आपने कहा कि इस लेंस को आधा काट दिया, तो अब इमेज कहाँ बनेगी? या बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि एक नहीं आ रही थी। क्या कहा मैंने? कितनी आ रही हैं? इन्फानाइट आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं, ऊपर से भी आ रही हैं, इन्फानाइट आ रही हैं। क्लियर है? तो यदि आपने आधा काट भी दिया लेंस को, तो भी इमेज की पोजीशन कहाँ रहने वाली है? जहां थी वहीं रहने वाली है। सिर्फ किस में चेंज आ जाएगा? इंटेंसिटी में चेंज आएगी। इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, जो जा रही थी उससे आधी पहुंचेगी, अब कम पहुंचेगी। 10 टुकड़ों में काट दोगे तो 10वां भाग पहुंचेगा, लेकिन बनेगी इमेज वहीं हर टुकड़े की वजह से। समझ गए? लेंस को काट दोगे तो ये है। हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ लाइट। लॉज ऑफ लाइट। फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए। व्हेन लाइट रीचेज at a boundary of a medium, it get partially reflected, or partially transmitted ब्रैकेट में लिख दो पार्शियली रिफ्रैक्टेड। ट्रांसमिट होगी उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं ना आगे चल के। अरे क्या कहा मैंने कि लाइट रे जो है वो किसी मीडियम पे गिरती है तो वो क्या हो सकती है? पार्शियली, कुछ पार्ट उसका क्या हो सकता है? रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट उसका क्या हो सकता है? रिफ्रैक्ट हो सकता है, मतलब ट्रांसमिट हो सकता है, ये हम कहते हैं। तो पता है ना ये बात कि कोई भी बॉडी पे कोई लाइट रे गिरती है तो 3 फेनोमेना हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है। ये तीनों फेनोमेना एक साथ हो सकती हैं। और यदि किसी बॉडी से 100% ट्रांसमिशन हो रहा होता, यदि किसी बॉडी से 100% लाइट रे पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो रही होती, तो वो तो क्या हो जाती? इनविजिबल बॉडी होती। अरे हमें ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देती हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। हमें ऑब्जेक्ट किस वजह से दिखाई देती हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती हैं। तो जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? 1 मिनट में इस कैमरे को थोड़ा सेट कर देता हूं। हाँ, तो क्या बताया मैंने? कोई बॉडी जो 100% जो उसका ट्रांसमिशन हो गया, तो वो बॉडी तो क्या हो गई? पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, होलोमैन बन जाएगा आदमी। अरे होलोमैन जानते हो? मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? अरे कुछ तो किया होगा जीवन में कि कुछ नहीं करते हो। तो बॉडी क्या हो जाती है? अंदर से पूरा ट्रांसमिशन होने लग गया। मैं मान लो कि क्या हो गया, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, तो आपको क्या दिखाई देगा? पीछे का बोर्ड दिखाई देगा, मैं तो दिखूंगा ही नहीं। तो वो मिस्टर इंडिया वाली कंडीशन हो गई। एक होलोमैन मूवी है, उसमें भी यही है। मूवी देखने के लिए मोटिवेट तो नहीं हो रहे ना?
हाँ ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। 100% रिफ्लेक्टर हो गया तो कोई पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है कोई बॉडी, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो तो अब्जॉर्ब भी नहीं करी, अब्जॉर्ब नहीं करी तो उसकी तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आप सन पे जा सकते हो उसको, उसका कवच बना के, अरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, 100% रिफ्लेक्टर है। तो 100% रिफ्लेक्टर भी नहीं होता, 100% एब्जॉर्बर भी नहीं होता, ध्यान रखें। तो जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो सारे फेनोमेना क्या होंगे, साथ साथ होंगे, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। दीवार है तो दीवार पे भी लाइट गिरेगी तो 100% नहीं रुकेगी, वो बात अलग है, आपको आगे नहीं जा रही, लेकिन 100% नहीं रुकेगी उससे, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो ही रहा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे गिरेगी, कुछ हिस्सा यहां, ये मिरर है, यहां से लाइट गिरी, ये कुछ एंगल है, मान लीजिए कि 100 यूनिट लाइट गिरी यहां से, तो उसमें से कुछ तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट तो इसका मान लीजिए 40 यूनिट हो गया, कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, 70 यूनिट कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया मान लो। हो सकता है कि आप ऐसे गिराओ कि यहां गिरा 100 यूनिट, तो यहां से कुछ हिस्सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, माना कि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया किसी बॉडी में, ये भी तो हो सकता है, 70 यूनिट रिफ्लेक्शन हो गया और ट्रांसमिशन हुआ कितना, 30 यूनिट, वो एक अलग बात है, ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन होंगे जरूर सारे फेनोमेना साथ साथ, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होंगे, साथ साथ होने वाले हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा जिस पे ये गिर रही हैं। और लिखिए इसमें एक खास बात कि द परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, the percentage or fraction of reflected energy is called reflectivity. कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गई उसको परसेंटेज क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिविटी कहलाता है। Reflectivity depends on surface finish and angle of incidence क्या कहा भाई, रिफ्लेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सरफेस फिनिश पे तो डिपेंड करेगी, कैसी सरफेस है, उसके साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, अरे देखो यहां कम था तो कम रिफ्लेक्शन हुआ, ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहां मेरे पूरी बॉडी का डायग्राम इस बोर्ड में देखोगे तो यहां ऊपर के पार्ट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, जबकि नीचे से मेरे यहां से जूते मेरे क्या दिखाई देंगे, मेरे को ज्यादा साफ दिखाई देंगे, ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना वहां, तो आंखों में आएगा तो ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी आएगी। अरे समझ गई बात को, अरे वो नदी किनारे बैठ के पत्थर नहीं फेंकते हैं कि किसका पत्थर ज्यादा टप्पे खाएगा, तो कैसे फेंकते हैं, यूं थोड़ी फेंक देते हैं ऊपर से नीचे, उसके जस्ट पैरेलल फेंकते हैं ना ऐसे, तो 2 3 4 10 टप्पे खाते जाता है ऐसे उसके ऊपर नदी के अंदर पानी में, तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां मान लीजिए कोई लाइट रे आई, इसको इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन बोल देता हूं, दिशा के लिए मैं आई कैप लगा देता हूं यहां पे, और ये होगा क्या, नॉर्मल के लिए मैं क्या लगा देता हूं, एन कैप, डायरेक्शन दिखाने के लिए नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप, और जो रिफ्लेक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, आर कैप,
इसको क्या बोलेंगे हम, आर कैप, रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो गई। ये क्या है हमारा सामने, मिरर है। ये कोई स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती है, ऐसी सरफेस भी हो सकती है। स्फेरिकल होगी तो क्या होगा, तो भी वही कहानी होगी। मान लीजिए यहां से लाइट रे आई, ये हो गया आई कैप, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एन कैप, और उतने एंगल पे चली जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, आर कैप। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट लॉ, क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या बता रहा है अपने को, लिख दीजिए इसको डायग्राम बना के। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे must be in same plane, and reflected ray must be in same plane, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझे, अरे एक ही प्लेन में होंगी, इसका मतलब क्या समझे कि ये इस प्लेन में आई वर्टिकल में तो इधर ही गई, इधर ही नॉर्मल है तो ऐसे रहेंगे इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। ये नहीं कि ऐसे आई और ऐसे बाहर निकल के इधर भाग आएगी लाइट रे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। इसको वेक्टोरियली में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे कर दूं क्या, आई कैप क्रॉस आर कैप, किधर आएगा आई और आर की डायरेक्शन, अरे आई कैप बोर्ड के प्लेन में है, आर कैप बोर्ड के प्लेन में है, तो आई कैप क्रॉस आर कैप की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं मैं किसके साथ में, एन कैप के साथ में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। एन कैप तो इस प्लेन में है और वो आई कैप क्रॉस आर कैप इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू 0। ऑर्डर को मायने नहीं रखता, आप यूं भी लिख सकते हो आई क्रॉस एन इक्वल टू आर, या आर क्रॉस एन इक्वल डॉट आई इक्वल टू 0, कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको 3D में नहीं सोचना, सिर्फ किस में सोचना है, 2D में ही सोचना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। सेकंड लॉ में हम बात करें तो ये ए बी वेक्टर जो होगा, ये बी सी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 होगा। यदि इनको आई कैप आर कैप में रिप्रेजेंट कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो क्या ए पॉइंट एग्जैक्ट सी के ऊपर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, मतलब आई कैप प्लस आर कैप इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये कह सकते हैं अपन। और आई कैप प्लस आर कैप इक्वल टू ए सी एंड दिस ए सी वेक्टर एंड दिस एन कैप वेक्टर आर perpendicular to each other, then their dot product will be 0. Then we can write here I cap plus R cap dot N cap equals to 0. अरे समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम। आई कैप प्लस आर कैप ये आ जाएगा इसी वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा, परपेंडिकुलर है। ये तभी होगा जब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो उसका कन्फर्मेशन दे रहा है ये हमें। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई लाइट रे जो है वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे आपको कहा कि 30 डिग्री पे आई है, इधर से 30 डिग्री पे आई है रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ में, तो ये जाएगी भी 30 डिग्री पे ही। इसके लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम सवालों में सीधा लिखेंगे इसको कि 30 पे आ रही है तो 30 पे, नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 90 - 30 है तो ये भी 90 - 30 हो तो ये 30 होगा ना, समझ गए। तो सरफेस के साथ जितने एंगल पे आती है सरफेस के साथ उतने एंगल पे चली भी जाती है, ये भी हम डायरेक्टली
यूज करेंगे, ठीक है ना। उसमें नॉर्मल ड्रॉ करने की हमें ज़रूरी नहीं है। ये है। अब सवाल करते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सवाल करते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ कोई पॉइंट है 3,4 जिस पे यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इधर की तरफ, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इससे क्या पता चल रहा है आपको? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 5 है, ये आपको पता चल रहा है ना। और ये 3,4 का पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है? लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन along reflected ray, straight line along reflected ray क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग? क्या करेंगे हम? लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ऐसे सवालों में सबसे पहला काम क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल वही होगा जो रेडियस से आ रहा होगा, सेंटर से आ रहा होगा। अरे सेंटर से जो लाइन आ रही होगी रेडियली आउटवर्ड, वही क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा सरफेस पे, तो पता ही है आपको। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाली हाइट कितनी है? 4 है, और ये वाली हाइट 3 है, ये वाली डिस्टेंस 3 है। अरे 3,4 कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बताइए? 4/3। 10 4/3 53, बड़े वाला होगा। ये हो गया 53, तो ये 53 हो गया। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बताइए ज़रा? 53 हो गया। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिल गया 53, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या मिल गया आपको? 53 मिल जाएगा। तो ये लाइट रे यहाँ 53 से आएगी, 53 पे जाएगी। 53 और 53 कितना हो गया? 106। तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 से ज़्यादा पे जाएगी, तो 106 पे जाएगी, तो कहीं इधर कहीं जा रही होगी। तो ये एंगल भी कितना हो गया है? 53 डिग्री हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे अब आप? इस लाइन के कैसे लिख पाओगे? इस लाइन की स्लोप कितनी है? अरे इस लाइन की स्लोप कितनी है? 10 थीटा। 10 कितना हो गया? 106 है। 10 106 है, 106 है 10। ये हो गई इसकी स्लोप। और स्लोप आपके पास है, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन पे पड़ने वाला पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो लाइन की इक्वेशन बखूबी लिखी जा सकती है। क्या लिखोगे बताओ मेरे को? y 3,4 है तो y - 4 इक्वस टू 10 106। 10 106 की वैल्यू निकाली जा सकती है 10 2 थीटा से। अरे निकाल सकते हैं। 106 इंटू x - 3, ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की आपके पास में। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है। और डालें सवाल? एक सवाल और करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन दी हुई है आपको, कुछ कर्व शेप दी हुई है इस बार ऐसी, और दिया हुआ है कि y = x²।
अरे फंक्शन दिया वाई एक्स में, ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू हाफ पर, एक्स इक्वल टू हाफ के ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पैरेलली, पैरेलली यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। सवाल पूछा फाइंड आउट द एंगल ऑफ, फाइंड आउट द एंगल ऑफ reflected light ray, find out the angle of reflected light ray from positive x axis फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या करना है भाई सबसे पहला काम, हाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अरे हमारा पहले सीखा हुआ काम है नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, बचपन में सीखा हुआ है कि उस लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे, पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम कहेंगे थीटा एंगल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, थीटा एंगल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने किया ये थीटा एंगल पे टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या नॉर्मल होगा, अरे बोलिए इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, क्या वो नॉर्मल होगा, बिल्कुल होगा सर नॉर्मल होगा, पक्की बात है। अरे है कि नहीं पक्की बात, टेंजेंट के परपेंडिकुलर उस पॉइंट का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पी पे लाइट रे आई है उस पे होगा। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना होगा जरा बताइएगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा कितना 90, तो ये वाला थीटा हो गया कि नहीं हो गया बोलो, अरे चेक करो। और ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया अगेन 90 माइनस थीटा, अरे ये 90 माइनस थीटा हो गया। और 90 माइनस थीटा पे आई लाइट रे तो 90 माइनस थीटा पे ही जाएगी, है ना। तो पहले मैं थीटा ढूंढने की कोशिश करता हूं कितना है, तो थीटा कितना आया, ये जो लाइन है इसका टेंजेंट कितना है, अरे ये जो लाइन है इसका स्लोप थीटा निकालूं मैं थीटा, तो इस ये ग्राफ जो है उसका टेंजेंट हो गया ना ये, तो टेन थीटा कितना है हमारे पास में, टेन थीटा होता है dy बाई डी एक्स, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ आपको, तो टेन थीटा आपके पास हो जाएगा y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x एंड x इज व्हाट हाफ, दैट्स व्हाई इट कम्स 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अरे चेक करो, तो यदि ये थीटा 45 आ गया मेरे पास बच्चों, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी बताइए, ये आ गया 45, तो क्या ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, अरे होगा कि नहीं। तो ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, अरे यहीं आ जाएगी लाइट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 45 पे होगा। ये आपने लिख दिया, कर लोगे, कितना आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो एक बार और करिए यही सवाल फिर से, यही ग्राफ है यही चीज़ है, इस बार x इक्वल टू 1 है, सोल्व करके बताओ मेरे को, सेम सवाल सोल्व करना है, आपका पेन चलना ज़रूरी है। यही ग्राफ है, x इक्वल टू 1 गिवन है इस बार, बताइए क्या होगा, x इक्वल टू 1 गिवन है।
आराम से करिए, समझ गए। किया? वही ग्राफ है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर वाला। x इक्वस टू 1 पे आई है इस बार लाइट रे, यहाँ पे डाली गई है, यहाँ इस पॉइंट पे P पे। क्या होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले पहला काम क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। तो टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ से, ये लो, कितने एंगल पे? थीटा पे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे? नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। हो गया भैया? टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल आपका। अब मुझे नहीं मालूम अभी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। अब थीटा कितना आ रहा है? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताइए? टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स, तो 2x एंड x इक्वस टू 1, तो टेन थीटा इक्वस टू कितना आ गया आपके पास में? 2। तो एक बात तो क्लियर है कि थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी होगी। अरे दिख रहा है ना, 45 से बड़ी होगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं 45 से बड़ी होगी? ताकि आइडिया लगे मेरे को। थीटा इक्वस टू तो मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स 2, लेकिन इसकी वैल्यू ये मेरे को आइडिया रहना चाहिए, दिमाग के किसी कोने में मेरे को आइडिया रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 45 है। तो थीटा 45 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे बताइए? ये थीटा है तो ये एंगल थीटा था, ध्यान होगा आपको। कौन सा? ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा था, और ये 90 माइनस थीटा था। ये वाला कितना था? ऐसे ही था ना। ये वाला कितना था? थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया? 45। 45 पे 1 होता है वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन 45 है, तो ये वाला लेस देन 45 होगा। तो ये ग्रेटर देन 45 आएगा, तो ग्रेटर देन ये लेस देन 45 आएगा। तो ये थीटा आ गया आपका, लेस देन 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लेस देन 45, मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन से राइट साइड में गिरेगी। अरे है कि नहीं? लाइट रे इस साइड में गिरेगी। कितने पे गिरेगी? 2 tan इनवर्स थीटा पे। हैं? कौन सा? कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, सॉरी, वो लेस देन वाला जो भी 90 माइनस थीटा हम ले रहे हैं, ठीक है। थीटा 1 कह देता हूँ इसको। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये छोटा आएगा, इधर की साइड में आकर के गिरेगी। कर लोगे? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है तो टोटल एंगल कितना हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ में, बताइए? अरे हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना? हॉरिजॉन्टल के साथ इधर की डायरेक्शन देखो इंसिडेंट लाइट का, तो अरे ये पूरा 180 माइनस 2 थीटा 1, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना कितना? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना? 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1। थीटा 1 इज व्हाट? 90। तो कितना आ जाएगा? अरे 90 180 माइनस 2 थीटा। इधर से इधर का बनाओगे तो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा। इतने बना के चेक करो, 180 माइनस 2 थीटा, ये बन जाएगा आपके पास में। और थीटा आपके पास में कितना है? tan इनवर्स 2 है, तो आंसर हो जाएगा 180 माइनस 2 tan इनवर्स 2, ठीक है। ये आ जाएगा।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पॉइंट P, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से कोई लाइट रे आ रही है और ये जो दूरी है ये है √3r/2। r इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर जो दिख रहा है इसके, ठीक है, √3r/2। और यहां कहीं क्या है, c है। c क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो ध्यान है ना, छोटी मोटी बातें तो आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 10th में पढ़ के आए हैं ना, अपन 12th भी पढ़ा है तुम तो ये यहां आ रही है। अब पूछा है, सवाल क्या पूछा है कि वेयर इट विल कट CP लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां कट करेगा। CP लाइन को आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां कट करेगा, बताइए। क्या करूं मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट जो यहां से मैं ड्रॉ करूंगा, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, और ये नॉर्मल के साथ में रेडियस भी है। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी तो होती है, ठीक है, इसकी रेडियस ही तो होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, √3r/2। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, √3r/2 ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ये कितनी है, r, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। अरे ये एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3r/2 अपॉन r, √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 60 की। तो ये हो गया थीटा 60 डिग्री, और ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया भैया, 60 डिग्री हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है नॉर्मल के साथ में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, 60। और मैंने कहा था, ये कॉमन सेंस हमेशा इन क्वेश्चंस में ध्यान में रखेंगे कि 60 और 60 कितना होना है, 120। ये नहीं कि इधर ही बना दिया, 60 और 60 120, दैट इज ग्रेटर देन 90। तो 90 परपेंडिकुलर बनता, तो 90 से ज़्यादा जाएगा ये, अरे जाएगा कि नहीं, 90 से ज़्यादा जाएगा। ये 60 पे आएगी तो कितने पे जाएगी, 60 पे ही जाएगी। इज दैट क्लियर। और ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा रहे, अरे ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 ही हो जाएगा ना। तो कैसा ट्राइंगल हो गया ये, हैं, इक्विलेटरल हो गया। तो ये R है और ये भी R है, तो ये भी क्या होगी, R होगी। अरे यदि ये R है इस 60 के सामने, तो तीनों साइड्स क्या होंगी इसकी, R होंगी, ट्रिपल R। मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये R पे कट करेगा, और R पे कट करेगा, यहां से R दूरी कौन है, पॉइंट P। सो इट विल कट एट पॉइंट P। CP लाइन को कहां पे कट करेगी, P पॉइंट पे कट करेगी। अरे क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत है क्या, बोल दीजिए दिक्कत है तो। किसी को भी कोई भी तरह की दिक्कत है तो बता दीजिए मेरे को। कर लोगे इस तरह के सवाल, कोई प्रॉब्लम। तो आज इतना ही लेते हैं, इनको देखना, तैयार करना, समझना। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स का, जल्द ही अपन पूरा कर लेंगे, मुश्किल से 12-13 लेक्चर में अपन ख़त्म कर लेंगे रे ऑप्टिक्स को पूरी को, और इसको तैयार करना आप, है ना। थैंक यू।